अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जिससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ करके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा और उसमें देखा कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और फैराडे लॉ से हम उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम फैराडे लॉ से फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें एक नया लॉ जो है वो स्टडी करना पड़ा। लेंज़ेस लॉ जो है वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेंज़ेस लॉ से। लेंज़ेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर है या कोई कॉइल है, जिस कॉइल को अगर आप देखते हैं उसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा हो तो राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक अगर मेरे पास ये कोई कॉइल है जिसमें से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका जो करंट की वजह से जो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा था, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर आप ये मार्कर कंसीडर करें, अब इस करंट की वजह से जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो आउटवर्ड है। अब अगर आप इसको ऐसे देखें, सामने से देखें, तो इस तरफ जो आपको फेस नज़र आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल आपको नज़र आएगा। तो आसान से लफ्ज़ों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी कॉइल में सामने से देखें और उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो राइट हैंड रूल से आप बता सकते हैं कि उसका जो आपको फेस सामने से नज़र आएगा वो नॉर्थ पोल होगा। इसी तरह अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो राइट हैंड थंब रूल से अगेन अगर आप इसको ऐसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। और आप कह सकते हैं, अगर आप इसको सामने से देखें जिस तरह मैंने यहाँ से देखा था, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो ये वाला फेस साउथ फेस आपको दिखाई देगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो आपको ये वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल दिखाई देगा। अब लेंज़ेस लॉ की तरफ आते हैं कि लेंज़ेस लॉ क्या कहता है। लेंज़ेस लॉ कहता है कि किसी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई है वो अपने कॉज को अपोज करेगी। अब अपने कॉज को अपोज करने की क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मैग्नेट है जो कि अभी रेस्ट में है और अगर आप देखें, हमने पढ़ा था कि कंडक्टर और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन से भी हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। अब इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में इसमें से गुजरने वाला, अगर इसकी वजह से फ्लक्स की बात करें तो इसमें से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कांस्टेंट फ्लक्स है जब ये रेस्ट पे है। अब ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए हमें कांस्टेंट फ्लक्स नहीं बल्कि चेंज इन फ्लक्स चाहिए होता है। अब फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंडक्टर को, इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करेंगे। अब अगर इस कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो इस कॉइल में फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस कॉइल के अंदर ये जो ईएमएफ पैदा हुआ है, ये क्योंकि कॉइल एक क्लोज लूप बना रही है तो ये ईएमएफ एक करंट को जनरेट करेगा। अब ये जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हम अभी डिसाइड करेंगे। अब लेंज़ेस लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेंज़ेस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज, अपने कॉज को अपोज करेगा। अच्छा, ये जो ईएमएफ पैदा हुआ है ये किस की वजह से हुआ, ये इस मैग्नेट की वजह से पैदा हुआ है। इट मीन्स कि इस ईएमएफ का जो कॉज है वो ये मैग्नेट है। अब लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अगर इस कॉइल के अंदर पैदा होने वाले ईएमएफ ने इस मैग्नेट को अपोज करना है तो अपोज करने के लिए इस कॉइल का ये वाला जो फेस है ये नॉर्थ फेस होना चाहिए। यहाँ पे ये नॉर्थ फेस होगा तो ही तो ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ही तो अपोजिशन होगी ना। मतलब क्या है जी, इस ईएमएफ ने इस इंड्यूस्ड इस मैग्नेट की जो मोशन थी उसको अपोज करना है, यानी कि मैग्नेट चाह रहा है कि इस तरफ मूव करे लेकिन ये जो ईएमएफ है ये इसको अपोज करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा। और अगर आप इसको सामने से देखें तो यहाँ पे जो, अगर आप इसको इस तरह से देखें, इसको फ्रंट से यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको जो करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और ये फेस जो है वो नॉर्थ पोल होगा। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी हमारे पास है।
यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको पुश की फोर्स जो है वो मिलेगी। ये नॉर्थ पोल इधर मूव करना चाह रहा है और ये वाला नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, जो कि ईएमएफ की वजह से पैदा हुआ है। और इस केस में अगर मैं ये वाला रूल अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और इस तरह से यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा केस क्या हो सकता है, ये मैग्नेट अभी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो अब इसमें से जो फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो तो कांस्टेंट है। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाना शुरू कर देता हूं तो इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब अगर चेंज ऑफ फ्लक्स आया तो इट मीन्स कि यहाँ पे ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होगा वो इस कॉइल में पैदा होने वाला ईएमएफ इस मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा। मतलब क्या है जी, मतलब ये है अब मैग्नेट जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में और इस ईएमएफ ने इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको अपोज करना है। मतलब क्या है जी, मतलब ये है कि अपोज करने के लिए अब यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब जो अगर हम इस रूल के मुताबिक यहाँ पे अगर मैं इसको सामने से देखूं तो इस केस में हमारे पास जो साउथ पोल बन रहा होगा उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है यहाँ पे, और ये जो करंट है ये एक पुल की फोर्स जो है वो क्रिएट करेगी, यानी कि ये मैग्नेट को ये चाहेगी कि ये मैग्नेट जो है वो इस कॉइल से दूर नहीं जाए, यानी कि इसका फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो। अभी दूर जाने से जो है वो फ्लक्स जो है वो दूर जाने से जो है फ्लक्स डिक्रीज होना, जैसे जैसे ये दूर जाएगी फ्लक्स डिक्रीज होगा, लेकिन ये कॉइल में पैदा होने वाला ईएमएफ चाहेगा कि इसका फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, यहाँ पे इसके पास आने से फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स के इंक्रीज होने से ये ईएमएफ चाहेगा कि ये फ्लक्स जो है ये डिक्रीज हो। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी यहाँ पे ये एक जो है वो यहाँ पे ये पुल की फोर्स होगी और यहाँ पे ये पुल की फोर्स होगी और यहाँ पे ये जो है ये पुश की फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो आपकी बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो दूसरा पार्ट भी हम देखते हैं, उसमें हम कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि लेंज़ेस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हमने मोशनल ईएमएफ पे आपको एक पहले वीडियो बना के दी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं उसे। तो वहाँ पे यही वाला सीन जो है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, उसके ऊपर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और अपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर जो है वो इसके साथ अटैच कर दी है। अब हम इसमें दो तरह से करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कंसीडर करेंगे और दूसरी बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कंसीडर करेंगे। अब जब इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाएगा तो मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मोशनल ईएमएफ पैदा होगा और उस पर अब ये जो कंडक्टर है इस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगी और ये कंडक्टर जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा और यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगेगी जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। Fm इज इक्वल टू ILB और जो कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो sin 91 के इक्वल है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। अब हम देखते हैं कि अब जब हम इस कंडक्टर को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद वेलोसिटी v, जब हम इसको राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट मूव पैदा हो जाती है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है ये आप मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में मैंने डिटेल में बताया, डिस्क्रिप्शन में देख लें उसे। अब ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है राइट हैंड रूल के मुताबिक, राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे लगता है। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि जो आपका अंगूठा है ये आपका थंब जो है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को और ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और आपकी जो पाम है ये मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखें, हमने कंडक्टर को जब राइट डायरेक्शन में मूव किया तो करंट जो पैदा हुई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पैदा हुई है। तो ये देखें यहाँ पे राइट हैंड रूल कुछ ऐसे लगेगा, ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड ऐसे, और ये जो पाम हथेली जो मेरी है वो फोर्स की डायरेक्शन बता रही है जो कि इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे FM इस डायरेक्शन में लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कंडक्टर को राइट डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो इस FM ने इसको ऑपोजिशन फोर्स दे, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इस कंडक्टर को मूव नहीं करने दे रही। अगर हम चाहते हैं कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो मुझे एक्सटर्नल सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि इसमें एज एन इंड्यूस EMF पैदा हो रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब क्या है, अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं तो मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ेगी। कितनी एनर्जी होगी? इस फोर्स से इक्वल या इससे ग्रेटर ही होगी यूजुअली, ठीक है। और वही फोर्स जो है, वही जो एनर्जी है वो इसमें एज एन इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगेन, अब जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, देखें आप इसको राइट डायरेक्शन में मूव करें, अब राइट हैंड पाम रूल लगाएं, तो अब राइट हैंड पाम रूल जो है वो हमें कहता है कि आपके पास जो करंट तो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट जो है वो ऐसे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट है, और जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, पाम जो है मेरी हथेली जो है वो फोर्स के डायरेक्शन को बता रही है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो भी राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा ही है कि जैसे मैंने एक बार इस कंडक्टर को थोड़ी सी एनर्जी दे के स्टार्ट कर दिया मूव करवाना, बाद में ये खुद ब खुद ही इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये खुद ब खुद एक्सेलरेट होता रहेगा, इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक बच्चे का झूले को स्विंग कर दिया और वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो ऑसिलेट करता रहे, ऐसा तो नहीं होता ना, हमें उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे जब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कंसीडर की तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं ओबे हो रहा। इसका मतलब है मुझे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी चाहिए ही नहीं है, ये खुद ब खुद से जो है वो एनर्जी क्रिएट भी कर लेगा और मूव भी करना शुरू हो जाएगा, आपको जस्ट इनिशियल पुश चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो ये एक सेल्फ परपेचुअल सिस्टम बन जाता है जो कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट करता है, लेकिन यहाँ पे ये ओबे होता है। तो यहीं से कुछ चीज़ें जो MCQs हैं इस टॉपिक से रेलिवेंट वो देख लें। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेंज़ेस लॉ जो है वो इंड्यूस्ड करंट के लिए होता है, इंड्यूस्ड EMF के लिए नहीं होता। इससे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बस, इससे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम नहीं पता चला सकते कि कितनी मैग्नीट्यूड का करंट जो है वो पैदा हो रहा है, ठीक है, हम जस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फोर्थ है जी, ये प्रूव करता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूव करता है, अभी हमने ये देखा है। तो जी दिस इज़ ऑल अबाउट लेंज़ेस लॉ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।